शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मेरे बोलने का विषय है कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना है और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जैसे बाबा अपनी मुरलियों में कहता है कि अब मैं अपने बच्चों को पावन बनाकर घर वापस ले जाऊंगा, तो इसके लिए हमें पावन बनना है। पावन बनने में कौन सी चीज़ें बाधा डालती हैं, ये सब पहले हम एक कहानी के द्वारा सुनेंगे, फिर उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहानी कुछ यूँ है। ये एक रशिया की कहानी है। रशिया की ज़मीन बताई हुई है और एक महान लेखक हैं ली टॉल्स्टॉय। इन्होंने 1886 में ये कहानी लिखी थी और उसी सन में ये छप भी गई थी। और इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने भी इनको एक पत्र लिखा था जब हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो इस कहानी का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एक कहानी है ये, और ये कहानी रशिया की है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि दो बहनें हैं। एक की शादी जो है शहर में हो जाती है और दूसरी की एक छोटे से गांव में होती है। एक बार बड़ी बहन जिसकी शादी शहर में हुई होती है, वो अपनी छोटी बहन के घर में आती है, अपने बच्चों के साथ आती है, पति भी उसके साथ हैं। तो वो वहाँ का माहौल देखकर अपनी छोटी बहन को बोलती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ ऐसे है वैसे है, हम तो शहर में बहुत सुखी हैं, यहाँ वो मिल जाता है ये मिल जाता है। ऐसे अपने बारे में, अपने पैसों के बारे में बहुत बखान करती है। तो छोटी बहन को बुरा लगता है कि ये मेरे बारे में नीच सोच रही है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, हम शहर में चाहे नहीं रहते लेकिन हमको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। हम जो कमाते हैं उसे खाते हैं और किसी से कोई कर्ज वगैरह नहीं लेते। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हमारी आवश्यकता ही बहुत सीमित होती हैं जो हम आसानी से पूरी कर लेते हैं। हमें इतनी ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने बारे में कहती है, वो अपने बारे में कहती है। तो छोटी बहन का पति भी साथ ही खड़ा होता है। वो भी इसी सरल स्वभाव का है। वो कहता है नहीं, हम बहुत ठीक हैं, हम सुखी हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। बस मेरे पास अगर थोड़ी सी ज़मीन होती तो मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता। वो किसी की ज़मीन पर खेती बाड़ी करता है। कहते हैं अगर मेरी अपनी ज़मीन होती ना थोड़ी सी, तो मेरे पास भी सब कुछ होता। तो उसी समय उसके दिमाग में शैतान छिप के बैठा हुआ था। वो जागृत हो जाता है, उसको अपनी पावर में ले लेता है। उसका नाम है पाखोम। कि वो क्या करता है, पहले तो थोड़े दिन ऐसे ही निकलते रहते हैं, फिर उसकी ना जो उसकी बहन की पत्नी की बहन होती है, उसकी जो बातें उसे बहुत चुभ गई होती हैं। तो वो क्या करना चाहता है कि थोड़ी सी ज़मीन खरीदना चाहता है। ज़मीन खरीदने के लिए वो पैसे जुटाने, थोड़े बहुते जोड़ने शुरू करता है और थोड़े महीनों के बाद ही एक ज़मीन औरत बेचती है। उसकी अपनी ज़मीन होती है, वो ज़मीन की मालकिन होती है, वो ज़मीन अपनी बेचती है और वो बेच भी कुछ सस्ते भाव में रही होती है। तो ये पाखोम अपनी पत्नी से बोलता है कि हम भी क्यों ना थोड़ी सी ज़मीन अपनी खरीद लें। थोड़े बहुते पैसे हमने जोड़े हुए हैं, थोड़े किसी से उधार ले लेते हैं। ऐसे करके वो कुछ तो अपनी मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसका अपना, उसको बेच देता है, एक आध पशु बेच देता है और थोड़े से पैसे किसी से उधार भी ले लेता है। तो ऐसे करके वो ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है और उस पर खेती बाड़ी करनी शुरू कर देता है। और थोड़े महीनों बाद उस औरत के जो पैसे होते हैं वो भी चुकता कर देता है, क्योंकि अब उसकी अपनी ज़मीन थी, फसल भी अच्छी होती थी, अच्छे भाव में बिक रही थी। तो उस औरत के पैसे भी वो लौटा देता है जो कर्ज के रूप में उस पर होते हैं। ऐसे बड़े सुखी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है वो। बड़े कोई उनको किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं होती। उसके बच्चे भी उसके साथ उसका काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से उसका जीवन चल रहा था। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद एक किसान उसके घर में आता है। वो उसे बोलता है, उसके बारे में पहले तो पूछता है कि ऐसे ऐसे कैसे आप घर का गुजारा करते हो, कैसी आपकी जीविका चल रही है, आपका काम कैसा चल रहा है।
ये सब बातें करते करते ज़मीन खरीदने की बात आ जाती है। तो वो उसे बोलता है कि एक वोल्गा नाम की नदी है, उसके पास जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है और वहाँ पे बहुत सस्ते, बिल्कुल फ्री जैसी ही ज़मीन बिक रही है और हर परिवार को 25 एकड़ ज़मीन वो बेचते हैं। फ्री जैसी ही है, थोड़े से पैसे लेते हैं। तो उसको लालच आ जाता है और ज़मीन खरीदने का। वो क्या करता है, अपनी जो भी ज़मीन, पशु वग़ैरह जो भी उसने रखे होते हैं ना, घर का सामान, घर, ज़मीन सब कुछ बेचकर वहाँ पे चला जाता है। वहाँ जाकर वह ज़मीन खरीदता है, जो हर मेंबर को 25 एकड़ के हिसाब से मिल जाती है। उनके पास अब 100 एकड़ ज़मीन हो जाती है। उस 100 एकड़ ज़मीन में तो वो बहुत ज़्यादा, वहाँ की फिर ज़मीन भी बहुत उपजाऊ सी, बहुत फसल बड़ी-बड़ी हो जाती है। इसकी आमदनी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आमदनी अच्छी होती है, इसको लालच और बढ़ गया कि मेरे पास तो और भी ज़मीन हो तो मैं और भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। ऐसे सोचता है, लेकिन वो कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर कुदरत से ही उसके घर में एक व्यापारी आ जाता है, कुछ पूछने के लिए। तो पूछते-पूछते फिर इसकी ज़मीन पर बात आ जाती है कि ज़मीन खरीदनी है मैंने। तो वो उसको बोलता है कि एक मैं भशकीर लैंड से आया हूँ। वो भशकीर जो है ज़मीन बेचते हैं। वो बंजारे लोग हैं, वो ज़मीन की इतनी उनको वैल्यू नहीं है। वो तो बस खाते-पीते मौज करते हैं। बस उनको खुश करना होता है, खुश कैसे करें इसके लिए वो बताता है कि बस उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाओ और वे खुश हो जाएँगे। गिफ्ट क्या है, वो मटन खाते हैं, शराब पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें उसको बताता है। कहता है अच्छा, इस बार वो अपना घर-भर कुछ नहीं बेचता, कहते मैं पहले देख के आता हूँ कि वो कैसी ज़मीन है, फिर मैं देखूँगा। तो वह अकेला चला जाता है, एक बैलगाड़ी साथ ले लेता है, उसमें जो भी उसने गिफ्ट खरीदे होते हैं उसमें डाल देता है और एक साथ में बैलगाड़ी चलाने वाला भी होता है। तो उसके साथ वो निकल जाता है उस भजकीर लैंड में। चलते-चलते 2 दिनों बाद वो वहाँ पहुँचता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो लोग उनको देखने आ जाते हैं, भजकीर लोग जो हैं, कि हमारे गाँव में कौन आया अब देखते हैं। वो देखने उसे मिलने जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे ढंग से उनसे बातचीत करता है। फिर वे उनको अपने टेंट में ले जाते हैं। वो टेंटों में रहते हैं, मकान नहीं बनाते, टेंटों में ही रहते हैं। टेंट बहुत बड़े-बड़े हैं, उसपे नीचे ज़मीन पे, फर्श पे गद्दे बिछे हुए हैं, जिन पे वो सोते हैं। तो वो ना उनको अपने टेंटों के अंदर ले जाता है, फिर उनसे बातें करते हैं, वो चाय-पानी पीते हैं, साथ-साथ में बातें भी कर रहे हैं। बातें करते-करते उनको ये गिफ्ट दे देता है, खुश करने के लिए। वो खुश हो भी जाते हैं कि ये हमारे लिए इतने अच्छे कपड़े लेके आया, सिल्क के कपड़े लेकर गया होता है, कॉफ़ी के पैकेट्स होते हैं, शराब की बोतलें होती हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें वो उनको देता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब सोने का समय आता है तो वो उनसे पूछते हैं कि हमने तो ये गिफ्ट आपसे लिए, इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आप क्या लेना चाहोगे? पहले तो वह थोड़ा चुप रहता है थोड़ा-सा, फिर उनसे कहता है कि मुझे ज़मीन चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, सुबह हमारा मुखिया आ जाएगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, फिर आपको बता देंगे। तो सुबह मुखिया आ जाता है, वे उसको बताता है कि हम ज़मीन तो आपको दे सकते हैं। तो वो उससे भाव पूछता है कि किस भाव से बेचोगे आप मेरे को ज़मीन? वो कहते हैं 1 दिन के 1000 रूबल, 1 दिन के 1000 रूबल के भाव से हम अपनी ज़मीन बेचते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई, 1 दिन में 1000 रूबल कैसे? तो फिर उसको बताते हैं कि जितनी भी आप ज़मीन लेनी चाहो ले सकते हो, लेकिन उसके 1000 रुपए लगेंगे। सिर्फ़ 1 दिन में ही आप जितना उस ज़मीन पर चलोगे, वो आपकी हो जाएगी। कहते लेकिन एक शर्त और भी है। वो क्या शर्त है? कहते सुबह हम सूर्य निकलने से पहले पहाड़ी पर जाएँगे और एक कैप रख देते हैं वहाँ पे, टोपी-सी, उसमें उसको बोलते हैं कि इसमें 1000 रूबल रख दो और बोलते हैं कि सूर्य डूबने से पहले-पहले तुमने यहाँ पहुँचना है। इस कैप के पास पहुँचना है आपने। वो निशान बना लेते हैं कि यहाँ से आपने चलना शुरू करना है
और यहीं पर सूर्य डूबने से पहले पहुंचना है, तभी आपको ज़मीन मिल सकती है। तो वो बोलता है ठीक है, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ ले लेता है, कपड़े पहने ही होते हैं। तो पहले तो वो पहाड़ी से ही देखता है कि ज़मीन तो बहुत ही बढ़िया है, जिधर भी नज़र डालता है उसको लालच आ जाता है कि इधर की ज़मीन मेरे को मिल जाए, पर लेनी तो एक दिन में ही थी। तो फिर वह एक तरफ जो उसे अच्छी लगती है उस तरफ चलना शुरू कर देता है। चलता जाता है, चलता जाता है। साथ में उसको ये भी बोला जाता है कि जिस ज़मीन पर आप चल रहे हो ना, उस पर फावड़े से निशान बनाते जाना, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने इसी रास्ते से फिर लौटना भी है। लौटना कैसे है? सूर्य अस्त होने से पहले ही लौटना है। अगर सूर्य अस्त होने के बाद लौटे, तो आपके ये 1000 रुपए भी जाएँगे और ज़मीन भी नहीं मिलेगी आपको। ये शर्त थी उनकी। तो वो चलना शुरू करता है। पहले तो वह धीरे-धीरे चलता है। उस वो सोचता है कि सारा दिन है, काफ़ी ज़मीन में मैं चल लूँगा। वो चलता जाता है, साथ में निशान भी बनाता जाता है। जब 11 बजे का समय होता है, तो फिर सोचता है कि मुझे और तेज़ी से चलना चाहिए, ताकि मैं और ज़मीन अपने ग्रैब कर सकूँ। और ज़मीन पर जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है। तो फिर वो तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। बड़ी तेज़ी से चलता है, चलता है, चलता है, चलते-चलते बहुत थक भी जाता है। वो खाना भी नहीं खाता रास्ते में कि समय बर्बाद चला जाएगा। मेरी एक बार ज़मीन मिल गई, फिर सारी उम्र ऐश ही करनी है, क्यों ना मैं अब भूखा भी रह लूँगा तो कोई बात नहीं एक दिन के लिए। तो चलता जाता दोपहर हो जाती है, फिर भी नहीं वो रुकता चलना। उसको भूख प्यास भी लगती है, फिर भी वो समय बर्बाद ना हो इसलिए ना तो वो पानी पीता है, ना खाना खाता है, फिर चलना शुरू हो जाता है। चलता जाता, अभी भी लौटने के लिए नहीं सोच रहा, आगे चलने के बारे में ही सोच रहा है कि मैं इतनी ज़मीन और मेरे कब्ज़े में आ जाए। तो जब 3 बजते हैं, 3 तो फिर वह सोचना शुरू करता है कि अभी मैं लौटूँ या ना लौटूँ? अभी और ज़मीन मिल सकती है, ज जा ज़्यादा मैं ज़मीन और ले सकता हूँ, ऐसे सोचता जाता है। फिर 3:30 के करीब समय हो जाता है, फिर कहता है देखते हैं लौटना तो चाहिए अब, नहीं तो सारी ज़मीन ही ना चली जाए। तो फिर लौटना शुरू करता है। फिर अपने उसके अंदर थकावट भी बहुत आ चुकी है तब तक, धूप के कारण बेहाल है, उस खाना भी नहीं खाया उसने, फिर भी वह तेज़ी-तेज़ी से कदम बढ़ाता है। तेज़ी से कदम बढ़ाने के कारण वो अपने बूट वग़ैरह भी उसने उतार दिए थे, नंगे पैर चल रहा था कि मैं तेज़-तेज़ चलूँ, उसके पैर कट जाते हैं। उनमें खून बहने लगता है, साँस फूलने लगती है, तब भी वो आराम नहीं करता कि मैं 2 मिनट का साँस ले लूँ, इतना भी वो समय नहीं छोड़ता। लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इस तरह उसे पहले तो वह अपने जूते उतार देता है, फिर कपड़े उतारे, फिर उसने अपनी बेल्ट के इर्द-गिर्द जो पानी की बोतल टाँगी हुई थी, उसको भी उतार के फेंक देता है कि मेरा बोझ हल्का हो जाए और मैं तेज़ी से चल सकूँ। चलता जाता है, चलता जाता है। लेकिन अब सूर्य भी अस्त होने वाला हो गया था। शाम के 6 बज चुके थे। फिर जब वो सूर्य की तरफ देखता है, तो फिर और तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। उसकी साँस ब इतनी ज़्यादा फूलती है कि उसकी साँस आनी ही मुश्किल हो जाती है। अंत में जब सूर्य पहाड़ी के नीचे चला जाता है, तो वो सोचता है कि थोड़ी-सी दूरी रह गई है अब तो और तेज़ी से चलना चाहिए मेरे को। वो एकदम जब थोड़ा-सा होता है, तेज़ी से चल के उस पहाड़ी पर मुँह के बल गिर जाता है। जैसे ही वो मुँह के बल गिरता है, उसके मुख से खून की उल्टी हो जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इस तरह ना तो वो ज़मीन ले पाया, ना अपनी जान बचा पाया। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? फिर सिर्फ़ उसे इतनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ी कि 6 फीट जितनी उसकी लंबाई थी, उस ज़मीन में उसको दफ़ना देते हैं। तो सोचो हमारे जीवन के लिए ज़मीन की आवश्यकता कितनी है? सिर्फ़ 6 फीट की, 2 गज की, जिसमें एक इंसान दफ़ना दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं? लालच कि हम जैसे-जैसे हम लालच करते जाते हैं, हमारी इच्छाएँ बढ़ती ही जाती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, एक ज़मीन ली, फिर दूसरी लेने की इच्छा हो गई, दूसरी ली, तीसरी लेने की इच्छा ले तीसरी में उसने क्या किया, इतना लालच किया कि अपने जान तक दे दी उसने। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। हम एक चीज़ की इच्छा पूरी होती है,
हम दूसरे के लिए लालियत हो जाते हैं, दूसरी पूरी हो जाती है, तीसरी उसको अपना लक्ष्य भी नहीं याद रहा कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने उस समय कहाँ, कब पहुँचना है, ये भी याद नहीं होता है। इसी कारण ये सब विनाश हो रहा है। हम स्वयं ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हमें आवश्यकता तो है हर चीज़ की, लेकिन जब हम आवश्यकता से अधिक इच्छाओं की माँग करते हैं, इच्छाओं की इच्छा रखते हैं, तब हम विनाश की ओर बढ़ते हैं। आज देखो हमारे जीवन में क्या कितनी भाग-दौड़ लगी हुई है इंसान को। उनको पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, कहाँ लौटना है हमें। तो बाबा हमें मुरलियों में यही समझाते हैं कि मैं पावन बनाकर आपको घर ले जाऊँगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है? घर जाने का है। घर जाकर क्या है? फिर सुख की दुनिया में आने का। अगर हम इसी तरह अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते रहे तो हमारा जीवन कहाँ पहुँचेगा? हम कहाँ जाएँगे? किधर जाएँगे? कुछ भी हमें नहीं पता। हमें अपने लक्ष्य को अगर हम ध्यान में रखेंगे, बाबा की बातों को फ़ॉलो करेंगे, बाबा समान बनने की कोशिश करेंगे, इच्छाओं का त्याग करेंगे। ये जो हमारे विकार अंदर रहते हैं, इच्छा से ही सब प्रकट होते हैं। एक इच्छा हुई, इसी कारण सब जो दूसरे विकार हैं ना, वो भी आने शुरू हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हम जब आवश्यकता से अधिक इच्छाएँ हमारे अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हमारी बुद्धि भटक जाती है, तो हम विनाश की ओर चले जाते हैं। अगर हमने इस विनाश से बचना है, तो हमें एक तो अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करना पड़ेगा, जैसे कि इस किसान ने नहीं किया। अगर उसका ध्यान होता कि मैं इतनी ज़मीन लेकर अब सूर्य अस्त होने तक वहाँ मुझे पहुँचना है, मेरा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने का, तो उसको ध्यान रखना चाहिए था। उसने क्या किया? लालच किया। इसी तरह हम भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है और चीज़ों को इकट्ठा करने में व्यतीत करते रहते हैं। जो हमारा असली लक्ष्य है घर वापस जाने का, उसको हम भूल जाते हैं। पहुँचना तो है ही, लेकिन हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम अपने रास्ते से ना भटकें, इसके लिए हमें अपने लक्ष्य पर भी फ़ोकस करने पड़ेगा और हमें अपनी इच्छाओं को भी सीमित रखना पड़ेगा, तभी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।